हमारी क्लास रिट के ऊपर है। रिट क्या है? एक तरह का न्यायिक आदेश है। ठीक है, रिट न्यायिक आदेश है। ये सभी प्राधिकारियों के ऊपर, चाहे वो कार्यपालिका के हों, विधायिका के हों, सब पर समान रूप से लागू होता है। रिट के संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि दो ही न्यायालय हैं जो रिट जारी कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि रिट जारी करने की अधिकारिता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार केवल फंडामेंटल राइट के मामलों में ही है, जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट, विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए हाई कोर्ट जारी कर रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जारी कर रहा है? केवल फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों के लिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे नीचे के लेवल को अधिकारिता नहीं होती कि वो रिट जारी करे। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं रिट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रिट को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? कोई भी किसी को विधिक रूप से अगर बंदी बना लिया जाए, गैर तरीके से, गैर विधिक रूप से किसी को इलीगल रूप से बंदी बना लिया गया, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकारिता है कि उसके संबंध में रिट जारी करे। जिसने भी बंदी बनाया है उसको रिट जारी करेगा, और फिर जिसने बंदी बनाया है उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जिसने भी रिट जारी किया है ये जवाब देना पड़ेगा कि उसने उस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया है, उसका विधिक आधार क्या है। मतलब तुमको अगर बंदी बनाया जाए तो क्यों बंदी बनाया जाएगा? तुम अभी कॉलेज में बैठे हुए हो, तुमको उठा के क्यों जेल में डाल दिया जाएगा? ठीक है, नहीं है ना? तो ये मनमानी रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक सीधे जाके आप बंदी नहीं बना सकते हैं। उसका एक आधार होता है, लीगल बेस होता है, उन आधारों पे ही आपको बंदी बनाया जा सकता है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको क्यों बंदी बनाएगा? ना आप क्राइम किए हो, ना ऐसी संभावना है कि आप कोई क्राइम करने वाले हो, तो आपको बंदी नहीं बनाया जा सकता। और बंदी बनाया भी जाएगा क्राइम करने के लिए तो उसका भी एक निश्चित प्रोसीजर है, सीआरपीसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको डिनाई करके किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये अर्थ होता है कि किसी भी बंदी को न्यायालय के समक्ष में पेश करना और उसका आधार बताना कि वो बंदी क्यों बनाया गया है। न्यायालय को ये बताया जाता है इस रिट के मामले में कि उसको बंदी क्यों बनाया गया। ठीक है, इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश इसको कहते हैं मैंडमस। मैंडमस, ठीक है। मैंडमस क्या होता है
एक तरह का परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देता है कि कोई विधिक कर्तव्य जिसका पालन कोई व्यक्ति या कोई लोक प्राधिकारी या कोई संस्था नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहिए और इलीगल रूप से कर रहा है, तो उसको वैसा करने और नहीं करने के लिए आदेश दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक लोक प्राधिकारी है, उसका ड्यूटी ये है कि आपका जाति या निवास एक निश्चित समय के अंतर्गत बनाए और जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट है उसको देखते हुए एक निश्चित समय के अंतर्गत बना दे, अनावश्यक विलंब न करें, ठीक है। और वो जबरदस्ती आपत्ति पर आपत्ति लगा रहा है और आपका काम नहीं कर रहा है, वो उसका लोक कर्तव्य है और उस लोक कर्तव्य को वो पालन नहीं कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आप परमादेश का रिट के लिए अप्लाई हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई काम है जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में किसी भी जगह आप परमादेश के लिए रिट लगा सकते हैं। दोनों जगह नहीं लगाएंगे, किसी एक जगह, ठीक ना। दोनों जगह लगा सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है ये। आपने यहां लगा दिया हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया तो हाई कोर्ट में नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कह सकते हैं कि हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो राज्य के नीचे जितने भी कोर्ट हैं, न्यायालय हैं या न्यायाधिकरण भी है, ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, या कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था जो कि एक्चुअल में न्यायालय तो नहीं है लेकिन उनको न्याय प्रदान करने का राइट दिया गया है किसी न किसी विधि के अंतर्गत, ठीक। और उन लोग अगर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं सुनवाई में, ठीक है, या नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं करते हैं, विधिक प्रक्रिया और दूसरा प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, अर्थात जो जज है उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका कोई पर्सनल हित नहीं होना चाहिए, जो मामले को सुन रहा है उसमें उस जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, दूसरे को सुनवाई का अधिकार, मतलब एक पक्ष को सुन के निर्णय नहीं देना चाहिए। निर्णय देने के लिए क्या जरूरी है? दोनों पक्ष को सुनना, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन का वो वायलेशन कर रहा है अपने प्रोसीजर के दौरान, प्रक्रिया के दौरान, सुनवाई के दौरान, तो उसको वैसा करने से रोका जाता है, न्यायालय को या न्यायाधिकरण को या कोई अन्य अर्ध न्यायिक संस्था को, ठीक है। तीसरा बोलते हैं उत्प्रेषण, सॉरी चौथा उत्प्रेषण। ये क्या होता है उत्प्रेषण? ये भी एक तरह से प्रोहिबिशन के ही टाइप है। इसमें भी अगर विधिक प्रक्रिया का वायलेशन हो रहा है या प्राकृतिक न्याय का वायलेशन हो रहा है तो यहाँ क्या है, रोक दिया जाता था मामले को।
और यहाँ क्या है, अपने पास बुला लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये न्यायिक संस्थाओं या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के ऊपर लागू होती है। स्टेट में जो उससे नीचे है हाई कोर्ट से, वो किसी भी संस्था में अगर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है सुनवाई में, और प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हो रहा है, तो उस सुनवाई को रोक सकता है किसके अंतर्गत, प्रतिषेध के अंतर्गत, और अपने पास बुला सकता है किसके अंतर्गत, उत्प्रेषण के अंतर्गत। मतलब ऊपर भेज देना, नीचे से ऊपर जाना, उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये हुआ उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रतिषेध रोक देना। ठीक है, पांचवा आता है क्यू वारंटो, जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। मतलब इसमें अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है। इसका शाब्दिक मीनिंग यही है कि आप अपने अधिकार के बारे में बताइए, आपको क्या अधिकार है। ठीक है, ये तब जारी किया जाता है जब कोई लोक पद पे कोई व्यक्ति विधिक अधिकार के बिना आसीन हो जाता है, लाइबल नहीं है, फिर भी वो उस पे नियुक्त हो जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप लोग में से कई सिविल जज की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, सिविल जज बनने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रीलिम्स निकलना चाहिए, मेंस निकलना चाहिए और इंटरव्यू निकलना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले का क्या जरूरत है, LLB होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, और बाद में पता चला कि किसी व्यक्ति ने ऐसा व्यक्ति है जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों निकाल लिया, जज के रूप में अपॉइंट हो गया, लेकिन उसका LLB नहीं है, तो उसको सिविल जज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर किसी को कलेक्टर बनाना है, IAS बनना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, UPSC का एग्जाम देगा, प्रीलिम्स निकालेगा, मेंस निकालेगा, इंटरव्यू भी निकालेगा, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, या उसके जितने डॉक्यूमेंट हैं सब सही होने चाहिए। किसी ने मान लो OBC का सर्टिफिकेट लगाया, रिजर्वेशन का लाभ लेके और उस सीट पे बैठ गया, और जबकि एक्चुअल में उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये आपका अधिकार परीक्षा की रिट लगाई जाती है। ठीक है, कोई रिजर्वेशन का वायलेशन करके अगर उस सीट को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय आप अधिकार परीक्षा की रिट लगाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सामान्यतः सिद्धांत ये है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन होता है तो वही व्यक्ति उस मामले में अपना पक्ष रख सकता है। रिट के संबंध में भी यही व्यवस्था है, मतलब जिसके अधिकार इफेक्ट होंगे वही पिटीशन लगाएगा, वही केस करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा व्यक्ति केस नहीं कर सकता। लेकिन इसका दो महत्वपूर्ण अपवाद है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब मान लो कोई आदमी जेल में है, संभव ही नहीं है कि हाई कोर्ट जाए। मान लो किसी को इंटेंशनली डिटेन किया गया है, उसको कारावासित किया गया है, तो वो कहां से जाएगा हाई कोर्ट में, कैसे रखेगा अपना रिप्रेजेंटेशन? तो उसके रिश्तेदार द्वारा, मित्र द्वारा या किसी
सोसाइटी द्वारा ये लगाया जा सकता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो समझ में आता है, लेकिन इसमें क्यों अपवाद रखा गया अधिकार परीक्षा में कि इसमें दूसरा व्यक्ति भी लगा सकता है? बताओ। क्योंकि ये अधिकार परीक्षा जो है ये लोक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लगाया जाता है, और जो लोक पद को धारण करता है इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति है। अगर वो गलत रूप से किसी पद को धारण करता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रभावित हुआ हो चाहे न हुआ हो, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ये अधिकार परीक्षा का रिट लगा सकता है। ठीक है, ये पांचों आपको रिट समझ में आया? ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है अभी? ठीक है, पढ़िएगा और जहां भी दिक्कत आएगा आपको आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है।